हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका सचिन सर। फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए और किसी भी टॉपिक के अपने डाउट को क्लियर करने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप। हेलो बच्चों, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, मैं अभिषेक गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट लाइव पे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो आज की क्लास बेसिकली बेस्ड रहेगी मेरी किस पे? प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। मोशन इन 2D, मतलब मोशन इन 2D का पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन करवाना स्टार्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो मोशन पढ़ा था बच्चों, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया है? मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, मतलब रिकैप दे रहा हूं एक जस्ट। मैंने आपको मोशन इन 1D पढ़ाया है। मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब क्या है? कि या तो पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा था, या पार्टिकल वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा था, या किसी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मतलब पार्टिकल का मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा था। जैसे अगर मैं आपको वो कार वाली एग्जांपल्स जो मैंने करवाई थी, उसमें कार सिर्फ इस डायरेक्शन में चल रही थी, है ना, सीधा चल रही थी। सीधा चलने का मतलब क्या है? कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रही है ना। फिर मैंने आपको क्या करवाया था? मैंने वो बॉल वाला एग्जांपल करवाया था। बॉल वाले एग्जांपल में बॉल जो थी अपनी, वो सिर्फ चल रही थी किसमें? वाई डायरेक्शन में। मतलब पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। मतलब ये कौन सा मोशन हुआ? इस मोशन में बॉल इज ट्रेवलिंग ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। और ये जो मोशन है, इसमें कार इज गोइंग ओनली इन द, या ट्रेवलिंग ओनली इन द एक्स डायरेक्शन। तो बच्चों, हमने अभी तक जितने भी मोशंस पढ़े हैं, उनमें जो भी पार्टिकल मोशन कर रहा था, भली कार हो या बॉल हो, वो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहे थे। अब बारी है बच्चों, हम अब बारी है हम ऐसा कुछ पढ़ें जिसमें कोई भी बॉडी दो डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली चले। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं। मान लो ये वाई है और ये मेरा एक्स है। मान लो बच्चों, एक एक कोई बॉडी है ना। आ, वो चली कुछ इस डायरेक्शन में। जैसे मान लो ऐसे कुछ गई है। ठीक है, यहां पे है, यहां पे शुरू में, यहां पे थी, बाद में यहां पे, है ना। अब इस तरह के मोशन में जब बॉडी कुछ इस पोजीशन से पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ मूव कर रही है, तो देखो इस बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर रहा है। ये एक्स आई का मतलब है इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट, वाई आई का मतलब है इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट। सिमिलरली एक्स एफ का मतलब है फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एफ का मतलब है फाइनल वाई कोऑर्डिनेट। तो जो बॉडी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो दोनों चेंज हो रहे हैं, एक्स और वाई दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे मोशन इन, क्या कहेंगे बच्चों? मोशन इन 2D। मोशन इन 2D, या फिर इसको कहेंगे मोशन इन अ प्लेन। कौन से प्लेन में ये वाला जो मोशन है हो रहा है? ये वाला जो प्लेन है जहां पे मोशन हो रहा है, वो है एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में मोशन हो रहा है। एक्स प्लेन क्या होता है बच्चों? जो आप कॉपी पे लिख रहे हो, उस कॉपी को आप ध्यान से देखो, वो एक प्लेन है। प्लेन का मतलब है कि उसका जो ऊपर वाला साइड है, मतलब अगर आप अपने हाथ को मूव करोगे कॉपी पे ऊपर की तरफ, तो आपको वाई एक्सिस मिलेगा, और अगर आप कॉपी के अलोंग ऐसे मूव करोगे तो एक्स एक्सिस मिलेगा। तो वो जो कॉपी है आपकी, वो एक प्लेन है। तो अगर उस कॉपी पे कोई बॉडी चले, जैसे आपने एक अपने पेन को उस पर मूव करवाया, तो आपका जो पेन होगा बच्चे, वो एक प्लेन में चलेगा। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, तो मोशन इन 2D या मोशन इन अ प्लेन का मतलब है कि अब से डिस्प्लेसमेंट y में भी होगा, x में भी होगा, वेलोसिटी y में भी होगी और x में भी होगी। बात समझ में आई? तो बच्चों, मोशन इन 2D को जब हम मतलब पढ़ते हैं, जब हम उसको सॉल्व करेंगे, तो हम उसमें एक बात का ये ध्यान रखेंगे कि
the steps that we follow for solving motion in a plane is कि we will break the motion in y-axis and x-axis separately. We will break the motion in y-axis and x-axis. पहली बात, हम मोशन को ब्रेक कर लेंगे. हम उसका y-axis वाला मोशन अलग से पढ़ेंगे, x-axis वाला अलग से पढ़ेंगे. ठीक है. मतलब मैं पहले कोई भी इक्वेशन जो है वो सिर्फ y-axis में लगाऊंगा, है ना, और फिर उसी इक्वेशन को सिर्फ x-axis के अलोंग लगाऊंगा. जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं. जैसे मान लो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन है. ठीक है बच्चे. अब मैं इस इक्वेशन के दो टुकड़े कर दूंगा. आई विल ब्रेक दिस इक्वेशन इनटू टू पार्ट्स अगर मोशन इन 2D हो रहा है. जो मेरा पहला टुकड़ा होगा इस इक्वेशन का, तो बच्चों यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को आई विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स. पहला पार्ट है displacement in the x-axis is ux into t plus half ax t square. देखो ध्यान से मैंने क्या किया बच्चे, यहां पे मैंने हर एक के पांव में x x x लिख दिया. देखो x x x लिखने का क्या मतलब है, मैं हर चीज को x में तोड़ के x वाला पार्ट उसका सिर्फ पुट कर रहा हूं. मतलब सिर्फ x वाला पार्ट कंसिडर कर रहा हूं, y वाले पार्ट को इग्नोर कर रहा हूं. सिमिलरली I will break the same equation in the y-axis also. अब मैंने हर एक के पांव में y y लिख दिया, मतलब मैं सिर्फ y y कंपोनेंट उसका कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है बच्चों, सिर्फ y वाला कंपोनेंट मैं यहां पे कंसिडर कर रहा हूं. ठीक है. सिमिलरली अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. तो एक थर्ड इक्वेशन भी होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस के भी हम दो टुकड़े कर लेंगे. जैसे फर्स्ट इक्वेशन का हो जाएगा वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और दूसरा टुकड़ा क्या होगा, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के भी दो पार्ट्स हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, एक एक्स वाला और एक y वाला. इस तरीके से हम लोग इसके थोड़े पार्ट्स कर लेंगे. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, x एक्सिस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे, y एक्सिस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे. तो वहां से हमें मिल जाएगा कि x में क्या हो रहा है, y में क्या हो रहा है, फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे. रिजल्टेंट देखने के लिए दोनों को कंबाइन कर देंगे. ठीक है. तो इस ब्रेक में इसको ब्रेक करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बेसिकली आपको यूज होगी, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूज होगी इस टॉपिक में, वो होगी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. क्या यूज होगी बच्चे, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. तो वो मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोग बाद में फिर शोर ना मचाओ कि सर ये कंपोनेंट कहां से आ गया. तो वो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको कि कैसे कंपोनेंट लेते हैं किसी भी वेक्टर का. तो बच्चों मान लो कोई एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर का हेड होता है, ये वेक्टर की टेल होती है, और इस वेक्टर की लेंथ है मान लो स्मॉल a. इसकी लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर है स्मॉल a. और बच्चों ये वाला जो वेक्टर है ये x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. ठीक है. तो बच्चों इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स लिए जाते हैं. एक कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग होता है और दूसरा कंपोनेंट x एक्सिस के अलोंग होता है. ठीक है बच्चों, इसको याद कैसे रखना है, जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, थीटा के साथ वाला, अब अगर मैं यहां पे बात करूं तो वो ये नीचे वाला जो है ना, ये वाला जो है, जो नीचे मैंने x एक्सिस के अलोंग बनाया है, ये मेरी x एक्सिस है और ये मेरी y एक्सिस है. तो जो कंपोनेंट मैंने x एक्सिस पे बनाया है बच्चों, वो थीटा के साथ वाला है. मतलब मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूं कि थीटा के साथ वाला जो होता है वो होता है a cos थीटा.
मतलब थीटा के साथ वाले में कॉस आ जाता है और दूसरे वाले में साइन आ जाता है। समझ में आई बात? जो कंपोनेंट थीटा के साथ होता है उसके साथ कॉस आता है और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसके साथ साइन आता है। कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप लोग जानते हो कॉस थीटा साइन थीटा क्या है ना? एक कंपोनेंट, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है, दैट इज ए कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला मतलब वाई एक्सिस वाला, वो है ए साइन थीटा। बच्चों ये जो ए साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये बेसिकली है, इसको कहेंगे हम लोग दिस इज वाई कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ये y कंपोनेंट है वेक्टर का। और ये जो a cos थीटा है बच्चे, ये है x कंपोनेंट, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। तो बेसिकली एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक x में होता है, एक y में होता है। जो x वाला होता है, मतलब वैसे मैं ऐसे इसको ऐसे नहीं करवाता कभी भी कि x वाला cos होता है, जो थीटा के साथ वाला होता है वो cos होता है, दूसरे वाला साइन होता है। तो इसकी इंफॉर्मेशन हमें यूज करनी पड़ेगी जब हम मोशन इन 2D पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना। तो पहला जो मेरा केस है वो है ग्राउंड टू ग्राउंड। तो ग्राउंड टू ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल का मतलब ये है कि आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया किसी ग्राउंड से और वो जाके उसी ग्राउंड पे गिरी। मतलब जैसे देखो आप एक समतल जगह पे खड़े हो, एक आप समतल जगह पे खड़े हो और उस समतल जगह से आपने एक बॉल को फेंका, वो बॉल ऐसे गई और उसी समतल उसी प्लेन पे आके स्ट्राइक कर गई। तो इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है बच्चे? बच्चों ये मेरी एक्सिस जो मैं कंसीडर करता हूं, इसको मैं सपोज वाई एक्सिस मान लेता हूं और इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u। ये जो u है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मतलब जब मोशन स्टार्ट हुआ तब पार्टिकल के पास कितनी वेलोसिटी थी और जिस एंगल पे ये वेलोसिटी है वो भी हमें दे रखा है, दैट इज थीटा। बस हमें और कुछ नहीं दे रखा। और एक चीज हमें ये पता होती है कि ये भी तो मोशन अंडर द ग्रेविटी ही है, तो इस मोशन के दौरान बॉडी पे जो भी एक्सेलरेशन एक्ट करेगा वो डाउनवर्ड होगा और वो स्मॉल जी के बराबर होगा, डेट इज 10। ठीक है, ये बात तो हमने मोशन इन 1D में भी की थी डिस्कस, तो ये वही है। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी सारी बातें। कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा बच्चे, उसके सॉल्व करने के स्टेप्स रहेंगे। स्टेप्स क्या रहेंगे? पहला स्टेप ये रहेगा कि राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन इन x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन सेपरेटली। है ना? इनफैक्ट ये सेकेंड स्टेप है, पहला स्टेप कुछ और है। पहला स्टेप मैं भूल गया लिखना। पहला स्टेप मैं ये लिखूंगा कि राइट डाउन ईच पैरामीटर इन x एंड y सेपरेटली। मतलब जो भी चीजें बच्चे हमें पता हैं अपने प्रोजेक्टाइल के बारे में, चीजें मतलब पैरामीटर। पैरामीटर में क्या क्या आता है? वेलोसिटी आती है, एक्सेलरेशन आता है और डिस्प्लेसमेंट आती है। तो अगर आपको इनमें इन सारे चीजों की जानकारी है तो आप इन सारी चीजों को x में और y में पहले लिख लेंगे। ये आपका पहला काम होगा हर प्रोजेक्टाइल मोशन का या हर मोशन इन 2D का। आपका पहला स्टेप ये रहेगा कि आप उस मोशन के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको डिवाइड करके लिखेंगे, x में अलग से, y में अलग से। ठीक है,
ये काम पहले, ठीक है। फिर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखेंगे बच्चे, एक्स में अलग से, वाई में अलग से, उसमें पुट करेंगे जो भी हमें पुट करना है, मतलब जो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं पैरामीटर्स लिखता हूँ, जैसे ये जो मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो बच्चों जो इनिशियल वेलोसिटी है, सबसे पहले मैं लिखता हूँ इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। तो ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है ये एक एंगल पे है, ये कुछ इस तरीके की है, मतलब ऐसे गिवन है आपको, है ना। u गिवन है और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो बच्चों हमें पता है कि ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी के दो टुकड़े कर देंगे। दो टुकड़े बोले तो हम इसको लिखेंगे x में अलग से और y में अलग से। तो हम पहले क्या लिखेंगे कि x वाली जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी जो इसका कंपोनेंट आएगा x पे, मतलब ये वाला, ये जो कंपोनेंट है ये x वाला कंपोनेंट है। अब क्योंकि ये थीटा के साथ वाला है तो यहां पे आ जाएगा u cos थीटा, तो ux बराबर होगा u cos थीटा के। सिमिलरली फिर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लिखेंगे, वो बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, u sin थीटा, क्योंकि अगर हम y पे कंपोनेंट लें तो वो ये होगा और वो थीटा के साथ वाला नहीं है। थीटा देखो किसके साथ बनेगा, सिर्फ cos थीटा वाले के साथ बनेगा, तो cos थीटा वाले के साथ थीटा बनेगा, दूसरे वाले के साथ sin थीटा। तो ये जो होगा ये u sin थीटा होगा। और क्योंकि बच्चे ये दोनों कंपोनेंट्स ऊपर पॉजिटिव y और पॉजिटिव x की तरफ आ रहे हैं तो मैं पॉजिटिव के साथ लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे ux और uy हमने पहले लिख लिया। बात क्लियर हुई। उसके बाद बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन मतलब हर पैरामीटर को लिखना है, कोई आलस नहीं करनी, अच्छे से हर पैरामीटर को हम लिखेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हमें यह पता है कि जो हमारी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ नीचे है, मतलब ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन है, दैट वी नो। एक्सेलरेशन इज ओनली इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना, सिर्फ नीचे की डायरेक्शन में है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि भैया एक्सेलरेशन y में है -g। हाँ, एक्सेलरेशन y में कितना है, माइनस। माइनस साइन समझ में आया? पहले तो ये समझ लो माइनस क्यों लिखा बच्चे मैंने। माइनस इसलिए लिखा बच्चे क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं और नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो क्योंकि हमारा ये जो एक्सेलरेशन है ये नीचे की डायरेक्शन में है तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन हैज टू बी नेगेटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगा क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब एक बात यहां पे और लिखेंगे ढंग से कि एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0 होगा। एक्स में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सिर्फ वाई में है तो एक्स में नहीं है, तो ए वाई माइनस जी है और ए एक्स मेरा 0 है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कोई भी मौजूद नहीं है। ये बात पल्ले पड़ी सभी के। देखो एक्सेलरेशन इज ओनली इन द वाई डायरेक्शन। जो ग्रेविटी लगती है, मेरे को एक चीज बताओ बच्चों सारे, क्या ग्रेविटी एक्स डायरेक्शन में लगती है कभी? क्या हम कभी अर्थ में एक्स डायरेक्शन में मूव करते हैं? हमेशा नीचे गिरते हैं हम लोग, है ना, हमेशा नीचे गिरते हैं। तो मतलब अर्थ हमें हमेशा नीचे खींचता है। तो वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो -g होगी। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि नीचे की तरफ है। अब क्योंकि अर्थ हमें एक्स डायरेक्शन में खींच ही नहीं पाता, ना हम एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन जो है वो 0 है। अब आता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट पे। बच्चों ध्यान से अब इस बात को समझना, ये है मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बॉल ने यहां से स्टार्ट किया और बॉल यहां तक गिरी, बॉल ने यहां से स्टार्ट किया यहां तक गिरी, ठीक है। ध्यान देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे। मान लीजिए ये जो चीज है यहां से लेके यहां तक, इसको मैं कह देता हूं रेंज। क्या कह रहा हूं? रेंज। एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए 0 है। नो एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन, नो फोर्स और एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन।
कोई भी फोर्स एंड एक्सेलरेशन ना होने के रीज़न से मैंने एक्स डायरेक्शन में 0 लिखा है। अब यहाँ पे आप एक बात ऑब्जर्व करो कि बॉल ने जिस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे वाई डायरेक्शन में बॉल, जैसे यहाँ पे टाइम को ले लूँ मैं 0 सेकेंड्स और यहाँ पे कैपिटल टी, ठीक है, तो हमें ये लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम when the ball remains in the air, when the ball remains in the air, देखो ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन इज 0। यहां से लेके यहां तक पार्टिकल का वाई में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्स में हुआ है, और एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका एक प्यारा सा नाम रखा है हमने, और वो प्यारा सा नाम है रेंज। तो पूरे टाइम के दौरान, जैसे अगर हम पूरा टाइम कंसीडर कर लें, है ना, जब बॉल ने स्टार्ट किया और जब बॉल लैंड की, जब बॉल ने स्टार्ट किया और जब बॉल लैंड की, ठीक है, ग्राउंड पे, तो बच्चों वाई में क्या कोई डिस्प्लेसमेंट हुई? जैसे आप ये देखो, मेरे दो हाथ हैं, मान लो मैंने एक हाथ से बॉल को फेंका दूसरे हाथ पे, अब मेरे इन दोनों हाथों का वाई वाला लेवल सेम है, तो अगर एक बॉल मेरे इस हाथ से इस हाथ तक जाएगी तो उसका वाई में तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, अगर मेरे हाथ ही ऊपर नीचे होते तो वाई में डिस्प्लेसमेंट होता। अगर ये दोनों हाथ मेरे एक समतल रेखा के अलोंग हैं, एक समतल लाइन के अलोंग हैं, तो हम क्या कहेंगे कि वाई में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, है ना। तो बच्चों यहां पे एस वाई 0 हो गया और एस एक्स किसके बराबर हो गया? रेंज के बराबर हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट फाइंड आउट सम ऑफ द पैरामीटर्स बाय यूजिंग दिस पैरामीटर्स जो हमने लिखे हैं वाई और एक्स में एज द इंफॉर्मेशन। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट सम ऑफ द पैरामीटर्स, लेट्स जस्ट फाइंड आउट बच्चों सम ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है। पैरामीटर्स लाइक, फर्स्ट इज आई वांट टू फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन एयर इट इज द टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन द एयर, ठीक है। तो ये मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? इसके लिए आई एम अप्लाइंग, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? आई एम अप्लाइंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन वाई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा हूं इन वाई डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बच्चों एस वाई यू वाई ए वाई सब लिख चुके हैं हम लोग, बस वैल्यूज उठानी है, पुट करना है। बच्चे एस वाई कितना लिखा था हमने? ये रहा एस वाई। क्या लिखा था बच्चों एस वाई को? 0। यू वाई को क्या लिखा था? यू साइन थीटा। ए वाई को क्या लिखा था? माइनस जी। बस पुट कर रहा हूं बच्चों, आप भी अपने नोट्स में मैं उम्मीद करता हूं कि लिख चुके हो सारी चीजें, ठीक है, बस पुट करनी है। तो बच्चों एस वाई हो जाएगा 0, यू वाई हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए वाई हो जाएगा माइनस जी इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, ठीक है। टी से टी गया, ये हो जाएगा यू साइन थीटा इक्वल्स टू जी बाई 2 इंटू टी। तो टी हो जाएगा बच्चों 2u साइन थीटा बाय जी। ये आपका आंसर आ गया, मतलब आपने डिराइव कर लिया टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन 2u साइन थीटा बाय जी, ठीक है।
तो बच्चों इसको या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको लिखने का एक और तरीका है, यू कैन राइट u sin थीटा एज इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन अपॉन g। g तो आप जानते ही हो, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दिस इज द वे टू फाइंड द सेकेंड इक्वेशन ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ projectile motion by using the second equation of the motion in y direction। तो अब पता चला क्या फायदा है कि आपने तोड़ दिया, y और x में पहले ही लिख दिया, ठीक है, y और x में आपने पहले लिख दिया बच्चे। चलो अब फाइंड आउट करते हैं क्या, लेट्स फाइंड आउट द रेंज। बच्चों रेंज क्या होता है? रेंज बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग पैरामीटर है। तो रेंज क्या है? इट इज द total displacement covered by the particle in the x direction। मतलब हमें अगर रेंज को सोचना है तो आप ऐसे सोचो कि आपने एक पॉइंट को, एक एक जैसे एक बॉल को पकड़ो, आपने दूर फेंका, तो उसने एक्स डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया टोटल, दैट इज द रेंज। मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एक्स डायरेक्शन में कितना उसने ट्रेवल किया, दैट इज द रेंज। जैसे मान लो दो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट बॉल को थ्रो कर रहे हैं। पहले वाले प्लेयर ने थ्रो किया और बॉल पहुंची यहां पे, दूसरे वाले प्लेयर ने भी सेम पॉइंट से थ्रो किया, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा तेज था लड़का, बॉल पहुंची यहां पे। तो हम ये कहेंगे कि जो पहले वाले बॉल की रेंज है वो ये R1 है, दूसरे वाले बॉल की रेंज है वो है R2, और R2 जो है वो R1 से बड़ी है। तो रेंज ये होती है, मतलब आपने x डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करवाया किसी भी चीज को, दैट इज द रेंज। ठीक है, अब इस रेंज को डिराइव करते हैं। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन द x डायरेक्शन। तो हम सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैं लिख देता हूं मैं क्या कर रहा हूं। सो आई एम अप्लाइंग second equation of motion in x direction। मतलब अब मैं सेकेंड, पहले देखो मैंने जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था तो मैंने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन किस में अप्लाई की थी, y डायरेक्शन में। अब मैं किस में अप्लाई कर रहा हूं बच्चे, x डायरेक्शन में। तो देखो x डायरेक्शन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एस एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यहां से एस एक्स क्या होता है, एक्स एक्स, एस एक्स तो रेंज होता है। अच्छा यू एक्स, क्या हम यू एक्स लिख चुके हैं? ढूंढो जरा, यहां पे पहला पेज है, ये पहली स्लाइड है मेरी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज करनी होती है वो पैरामीटर जो फाइंड आउट करना है उसके हिसाब से। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से तो मैं एस फाइंड आउट कर नहीं सकता, तो सेकंड से ही करूंगा। अच्छा थर्ड में इसलिए यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है। ux हम लिख चुके हैं ux होता है बच्चे u cos थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग निकाल चुके हैं, प्लस ax क्या था बच्चों, व्हाट वाज ax, एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन क्या था, 0 इंटू टी स्क्वायर। तो ये वाली टर्म जो है ये हो जाएगी 0। ठीक है, तो यहां से रेंज आएगा 2 टाइम्स, इसको ऐसे लिखता हूं, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा
बाय जी। मतलब मैंने 2 को ना साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लिख लिया। ax को हम पहले ही लिख चुके हैं। देखो ax को मैंने क्या लिखा था बच्चे, 0 लिखा था ना यहाँ पे, आपके नोट्स में लिख चुका हूं मैं ऑलरेडी। ax को 0, ay था माइनस जी, ax जो है वो 0 है, तो मैंने बच्चे ax को 0 पुट कर दिया। ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट इज दिस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों एक याद करो, बेसिक मैथ्स में एक बात आपको बताई थी, मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बताई थी। क्या बताई थी? मेरे को पक्का पता है आपको याद नहीं होगी, ठीक है, तो देख लो दोबारा, कोई बात नहीं। साइन ऑफ 2 थीटा बराबर था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन ऑफ 2 थीटा बराबर था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पे हमें दिख रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पे हम पुट कर देंगे इसको, कुछ इस तरीके से लिखेंगे, यू स्क्वायर बाय जी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ये आ गया आपके पास एक सुंदर सा फॉर्मूला, किसका? रेंज का। ठीक है बच्चे, ये आ गया रेंज का फॉर्मूला। इसको लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं लिख के बताता हूं। रेंज को यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। मैं यहां से ही उठा रहा हूं, मैं 2 को अलग कर लेता हूं, ये u cos थीटा है, u cos थीटा लिख लेता हूं। ये क्या है? u sin थीटा, u sin थीटा भी लिख लेता हूं। अपॉन में क्या है बच्चे? अपॉन में है g, है ना। व्हाट इज u cos थीटा एंड व्हाट इज u sin थीटा? बच्चों u cos थीटा जो होता है, u cos थीटा जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और u sin थीटा जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अपॉन g। हाँ, तो देखो ये जो है बेसिकली u cos थीटा ux, u sin थीटा uy, तो मैंने ux uy पुट कर दिया u cos थीटा और u sin थीटा की जगह, और g को g ही रहने दिया। तो आपके पास मैं हर चीज के 2 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। पहला फॉर्मूला तो सिंपल, जो मतलब फॉर्मेट में जिसमें हमने उसको डिराइव किया है उसी फॉर्मेट में होगा, जैसे ये था, ये पहला फॉर्मेट था, ये दूसरा फॉर्मेट है। ठीक है, सिमिलरली ये पहला फॉर्मेट है और ये दूसरा फॉर्मेट है, तो हर फॉर्मूले के 2 फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, रेंज का भी, टाइम ऑफ फ्लाइट का भी 2 फॉर्मेट हो गए, एक यूएक्स यूवाई की फॉर्म में और एक सिंपल, मतलब जो हमने डिराइव किया। बच्चे सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तीसरा डेरिवेशन, तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा डेरिवेशन जो है वो है मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन। मैक्सिमम हाइट ड्यूरिंग द मोशन। ठीक है, तो बच्चों मैक्सिमम हाइट क्या होती है? इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से देखना बच्चे, क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द वाई डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन। एंड ये रहा टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये लिखा हुआ है t इक्वल्स टू 2 टाइम्स u ऑफ y बाय g। हाँ, एंड फॉर a ground to ground projectile for a ground to ground projectile
ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए मैक्सिमम हाइट अकर्स एट टाइम इक्वल्स टू कैपिटल T बाई 2, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से सुनना बात मेरी। तो बच्चों एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं, पहले ये बना दिया मैंने प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो इस प्रोजेक्टाइल के दौरान ये अपना जो पार्टिकल है, ये ना कभी यहां जब होगा तब इस पॉइंट पे ये ग्राउंड से सबसे ज्यादा ऊपर होगा, मतलब ग्राउंड से इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी। इस हाइट को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। और इस मैक्सिमम हाइट का टाइम, मतलब जैसे मान लो यहां पे घड़ी में टाइम हुआ था 0, यहां पे जो टाइम होगा ना वो एग्जैक्टली हाफ होगा अपने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। मतलब मैक्सिमम हाइट कब होगी घटना ये मैक्सिमम हाइट वाली, जब टाइम कितना हो रहा होगा घड़ी में, जस्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ। अगर मान लो टाइम ऑफ फ्लाइट टोटल 8 सेकेंड्स है, तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट कब अचीव करेगा बच्चे? पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा 4th सेकेंड पे, एग्जैक्टली 4 सेकेंड्स पे पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे होगा, अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड्स है। और एक बात का ध्यान रखना, ये सारी डिस्कशन सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड वाले के लिए हो रही है, ठीक है। मतलब ये सारी बातें जो हो रही हैं ये सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड वाले के लिए हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट फाइंड दिस एच मैक्स। एच मैक्स फाइंड करते हैं। सो एच मैक्स के लिए वी विल अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन in y direction, ठीक है। we will apply the second equation of motion in y direction, ठीक है बच्चे। और टाइम को क्या पुट करेंगे? टाइम को पुट करेंगे कैपिटल T बाई 2, ये पुट करेंगे बच्चों। चलो अप्लाई करते हैं। अब एस वाई इक्वल्स टू यू वाई, टाइम को क्या पुट करेंगे? T बाई 2 प्लस हाफ ए वाई T बाई 2 का होल स्क्वायर। एस वाई क्या है? एस वाई है मैक्सिमम हाइट, जिसकी तलाश में हम लोग घूम रहे हैं। यू वाई क्या है बच्चे? यू वाई पहले लिखा था हमने, वही होगा, डेट इज यू साइन थीटा। कैपिटल T बाई 2 का मतलब है 2u साइन थीटा बाय जी का हाफ, प्लस हाफ ए वाई कितना होता है? ए वाई वाले भाई साहब नेगेटिव में माइनस जी होते हैं। T बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये बन जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी इंटू 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले टर्म क्या आएगी, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, 2 से 2 कट जाएगा, इधर से देखो क्या आएगा माइनस, यहां से जब हम स्क्वायरिंग करेंगे देखो ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एक जी का स्क्वायर आएगा, एक जी ऊपर बैठे हैं तो एक जी जो ऊपर बैठे हैं वो एक नीचे वाले जी से कट जाएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जी इंटू जी होगा, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एक 2 का फैक्टर जो यहाँ पे है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी को कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस 1/2, ठीक है। यहां से आएगा बच्चे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये हो गया हमारा एच मैक्स का फॉर्मूला।
इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है बच्चों, एच मैक्स क्या लिखा जा सकता है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय यू साइन थीटा, है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। तो ये एक दूसरा तरीका है यू वाई का स्क्वायर बाय 2g, ये दूसरा फार्मूला हो गया। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y का स्क्वायर बाय 2g। फॉर्मूले आगे समझ। चलो अब एक और चीज हमें डिराइव करनी है, वो करनी है बच्चे ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल। बच्चों ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, ट्रेजेक्ट्री होती है, ट्रेजेक्ट्री इज द relation between y coordinate and x coordinate of the moving particle। बेसिकली अगर कोई चीज मूव कर रही है तो उसका y, मतलब उसका जो y कोऑर्डिनेट है और उसका जो x कोऑर्डिनेट है, उन दोनों में अगर आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दो तो उसको हम कहते हैं क्या, ट्राइजेक्ट्री, मतलब वो उसकी ट्राइजेक्ट्री है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट में अगर आप एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर दें तो उसको बोलते हैं ट्राइजेक्ट्री। इसको निकालने के क्या स्टेप्स हैं, तो बच्चों इसको निकालने के जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, हर तरह की ट्राइजेक्ट्री को निकालने के जो स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप है राइट डाउन, राइट y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पहले y को लिख लीजिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फिर x को लिख लीजिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड स्टेप है eliminate the time by using the above two equations। ठीक है, थर्ड में आपके पास इक्वेशन होगी। ठीक है, सो द इक्वेशन विदाउट द टाइम, सो द रिलेशन विदाउट द टाइम, सो द रिलेशन बिटवीन y एंड x इज द ट्राइजेक्ट्री। अब अगर मान लो कोई पार्टिकल मूव करता है तो हम अगर उसके y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट को रिलेट कर दें तो हम उसको क्या कहेंगे कि वो जो है उस पार्टिकल की ट्राइजेक्ट्री है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे मानो ये आपका y है, ये आपका x है। ठीक है, मान लो एक गाड़ी, ये एक लाइन है, मान लो एक गाड़ी इस लाइन के अलोंग चलती है, एक गाड़ी इस लाइन के अलोंग चल रही है। तो बच्चों अगर इस लाइन का एंगल ये 45 डिग्री बनता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इस लाइन की जो इक्वेशन है वो बेसिकली इस गाड़ी की ट्राइजेक्ट्री होगी। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू एक्स। अब y इक्वल्स टू एक्स क्योंकि बच्चे इस लाइन का इक्वेशन है, सो दिस थिंग इज बेसिकली द ट्राइजेक्ट्री फॉर द मोशन ऑफ द मोशन, ट्राइजेक्ट्री ऑफ द कार, सिंपली बस ट्राइजेक्ट्री, हाँ, ट्राइजेक्ट्री ऑफ द कार ये है। ठीक है, समझ में आई बात, ये है ट्राइजेक्ट्री ऑफ द कार। ठीक है, अब जैसे इसको कैसे डिराइव करेंगे, आपको गिवन क्या है, जैसे आपको पहले स्टेप में मान लो गिवन था
है ना। मैंने वो टाइम को एलिमिनेट करने वाली बात करी ना, वो कैसे की। जैसे मान लो बच्चे, आपको पहले गिवन था, ये आपकी पहली इक्वेशन है कि वाई टी के बराबर है। दूसरी इक्वेशन क्या है कि आपका एक्स टी के बराबर है। एक वाई टी के बराबर है, एक एक साइड आपने लिखा एक्स। तो आप क्या करो, आप टाइम को एलिमिनेट करो। अब इन दोनों से आप क्या लिखोगे, आप कहोगे कि टाइम वाई के बराबर है और टाइम एक्स के बराबर है। सो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस आई कैन से कि वाई एक्स के बराबर है। तो ये ट्राजेक्ट्री हो गई और इसमें से टाइम अब हट गया। ये ट्राजेक्ट्री हो गई और इसमें से अब जो टाइम है वो हट गया। क्यों? क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो सिर्फ वाई और एक्स के बीच में है। अब कहीं पे आपको टाइम जो है वो दिख नहीं रहा। अब कहीं पे आपको जो टाइम है वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपको डिराइव करके बताता हूं कैसे करते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूं, घबराओ मत, सब्र रखा करो, बताऊंगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको दिया कि एक्स टी स्क्वायर है और वाई टी के बराबर है, ये दिया। ये मान लो आपने लिखा कि x जो है वो टी स्क्वायर है और वाई टी है। फाइंड द ट्राजेक्ट्री, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। x टी स्क्वायर के बराबर है और y टी के बराबर है, तो आपको टाइम को एलिमिनेट करना है इन दोनों को यूज करके। इन दोनों को यूज करके आप टाइम को एलिमिनेट करेंगे बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, आप ना टाइम की जगह y रख सकते हो। अब क्यों? क्योंकि आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि t जो है वो y के बराबर है। तो x इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाली इक्वेशन में, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर वाली इक्वेशन में आप ऐसे लिख सकते हो, x इक्वल्स टू बराबर है वाई स्क्वायर के। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर के बराबर है। तो ये जो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आएगा, ये क्या होगी? ये होगी ट्राजेक्ट्री। और मैंने तो आपको इसका ग्राफ भी बना के दिखाया था, आपको याद, अगर आपको याद है तो। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का बनता है। पता नहीं आपको याद है या नहीं, बट मैंने ये ग्राफ बनवाया था आपको, आपसे। ये ग्राफ था x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का। मतलब पता क्या होगा इसका, कि जो भी अपना बॉडी है ना, जो भी अपना बॉडी है वो इस ग्राफ के अलोंग चल रहा होगा। मतलब इस ग्राफ को फॉलो करेगा, वो इस ग्राफ के अलोंग चलेगा। तो ये जो उसके ट्राइजेक्ट्री का मतलब है कि वो किस तरह का जो वो रास्ता तय करता है। जैसे बॉल को आप प्रोजेक्ट करते हो, तो बॉल जो एक रास्ता आपके सामने, उस रास्ते की एक पिक्चर है, आपकी आंखों में उस रास्ते की एक पिक्चर है कि हाँ जी एक बॉल ऐसे गई सर। लेकिन मैथ्स वाले पिक्चर से सेटिस्फाई नहीं होते। मैथ्स वालों को उस पिक्चर का इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन बोले तो y और x, मतलब वो शेप क्या है, उस शेप का नाम क्या है। जैसे इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम पैराबोला है। इस शेप का नाम क्या है? इस शेप का नाम स्ट्रेट लाइन है। इसका नाम पैराबोला है। तो बच्चों ये जो नाम है ट्राजेक्ट्री के, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हम ये कहेंगे, जैसे गाड़ी वाले केस में हम ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी एक स्ट्रेट लाइन ट्राजेक्ट्री में चल रही है। और एग्जाम्पल नंबर 2 में हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी पैराबोलिक पाथ, मतलब पैराबोलिक ट्राजेक्ट्री फॉलो करती है। तो ट्राजेक्ट्री का नाम होता है। अगर आप सीधा एक सड़क पे चलते हो तो आप एक तो ये चीज कह सकते हो कि सर मैं सीधा चल रहा हूं, आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। या मैं ये कह सकता हूं, आई एम मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन इज दिस, सो माई ट्राजेक्ट्री इज अ स्ट्रेट लाइन। गॉट माई पॉइंट? अब देखो, अब हमारे प्रोजेक्टाइल की ट्राजेक्ट्री क्या होगी? ट्राजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगी? उसके लिए देखो वही स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। हम पहले लिखेंगे, पहले मैं ना बना देता हूं, रफली बना देता हूं, जो मेरी आंखों ने कैप्चर किया था। ये मेरी आंखों ने कैप्चर किया है एक प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये हुई इनिशियल वेलोसिटी, ये एंगल है थीटा। तो मैं अपने पार्टिकल को पकड़ता हूं। मान लो मैंने इस पॉइंट पे पकड़ा अपने पार्टिकल को। ये मेरे पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैं पहले इसके y को लिखूंगा, फिर x को लिखूंगा और फिर टाइम को एलिमिनेट कर दूंगा। तो पहले मैं y को लिखता हूं बच्चों। तो y बोले तो y क्या है? y यहां पे डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट इन द y डायरेक्शन क्या होता है? u y इंटू टी।
प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो आप ऐसा लिखेंगे कि y बराबर होगा, यू वाई होता है यू साइन थीटा इंटू टी, ए वाई होता है माइनस जी, तो टी स्क्वायर। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई, मतलब आपने y को लिख लिया पहले टाइम के टर्म्स में। अब आप लिखेंगे x को। अब x क्या होगा? x होगा डिस्प्लेसमेंट इन x। x क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इन x। और उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहां पे यू एक्स पुट करना है। यू एक्स कितना होगा? यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स कितना होगा? ए एक्स जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? अरे हम लिख चुके हैं भैया, ए एक्स जीरो होता। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो बच्चे आपके पास दो इक्वेशंस आ गई, है ना। मैं यहां पे भी लिखता हूं। पहली आई y बराबर है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दूसरी क्या आई? दूसरी आई x बराबर u कॉस थीटा इंटू टी। अब आप एक काम करो, आप t का वैल्यू किसी एक इक्वेशन से उठा लो। जैसे मैं इसी इक्वेशन से t का वैल्यू उठा लेता हूं। मैं t को लिख दूंगा x बाय यू कॉस थीटा, और इसको लिखने के बाद मैं इसको पुट करूंगा एक तो यहां और एक यहां, दो जगह मैं इस t को पुट करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं y बराबर हो जाएगा u साइन थीटा, t मैंने क्या निकाला था? t मैंने निकाला था x बाय यू कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी का स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से मैंने लिखा। अब ये जो इक्वेशन बनी मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, मतलब सुंदर करता हूं। u से u गया तो y आ गया कितना? x टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा। तो x टैन थीटा आ गया माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, वन बाय कॉस स्क्वायर है, तो वन बाय कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं क्या? सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन प्यारी सी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, है ना, थोड़ा सा डर लगता है इसको देख के, बट ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है बच्चे, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी। ये इक्वेशन बेसिकली कहलाती है इक्वेशन ऑफ द ट्राइजेक्टरी। ये है इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी किसकी? प्रोजेक्टाइल की। और मैं आपको ये बता रहा हूं क्योंकि यहां पे ये इक्वेशन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक वाली फॉर्मेट में है। तो ये जो होती है बच्चे, ये पैराबोलिक ट्राइजेक्टरी होती है। मतलब अपना जो प्रोजेक्टाइल है ना, वो पैराबोलिक ट्राइजेक्टरी फॉलो करता है। अगर आपसे कोई पूछता है 1 मार्क क्वेश्चन कि बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्राइजेक्टरी का नाम क्या है मैथ्स में, तो आप कहोगे सर पैराबोलिक, पैराबोला बनता है, पैराबोला। ठीक है, ये इसका एक डेरिवेशन है, सुंदर सा प्यारा सा, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये इसका पहला फॉर्मेट है लिखने का। एक इसका दूसरा फॉर्मेट है बच्चे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लिखने का, वो ये है। मैं तो बस ये चाहूंगा कि आप इन फॉर्मूलाज को याद रख लो, मेरे लिए बहुत है। ये ओरिजिनल फॉर्मेट है इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर है, मैं x tan थीटा को कॉमन ले सकता हूं। मैं x tan थीटा को जानबूझ के कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, अब देखना क्या बनेगा। तो यहां पे x tan थीटा था, तो यहां तो 1 आ जाएगा, है ना, और यहां पे माइनस का साइन आ जाएगा। यहां पे आप क्या करो, देखो अब यहां पे आपको x tan थीटा दिख तो रहा नहीं, लेकिन आपने कॉमन ले लिया जबरदस्ती मेरे कहने पे। तो आप इस पूरे फंक्शन को, मतलब ये जो है ना g/2 एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी टर्म को x tan थीटा से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हम लिखेंगे g/2 एक्स स्क्वायर, बड़ी मतलब एक सही चीज बनेगी। वो क्या चीज बनेगी वो मैं आपको दिखा दूंगा, बट आप करो तो सही मेरे कहने पे। x tan थीटा से डिवाइड करना है, तो tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? tan थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। x tan थीटा से मैंने डिवाइड कर दिया बच्चे। ठीक है,
तो यहां से ये बनेगा y बराबर बनेगा, देखो x tan थीटा 1 माइनस, ठीक है बच्चों, ये वाला cos और ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी, है ना, ये x और ये वाला x एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इस g को, जो g ऊपर है उसको नीचे लिख रहा हूं। तो देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, जब आप अपने हाथ से लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा मेरी भावनाएं क्या हैं। तो 2u² cos थीटा sin थीटा बाय g, आई कैन राइट इट लाइक दिस। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरे को ये बताओ कि ये जो टर्म एक यहां पे आई है, ये वाली टर्म, ये क्या होती है? क्या आप इस टर्म को जानते हैं? क्या पहले कभी आपने देखा है इसको, या आज की क्लास में कभी देखा है इसको? बिल्कुल देखा है आपने, आज की क्लास में ये टर्म डिराइव की है। ये जो टर्म है बच्चों, दिस इज नथिंग बट रेंज। तो ये बन गया x बाय आर। देखो ये एक ट्राइजेक्ट्री का फॉर्मूला है दूसरा, और ये थोड़ा सा याद करना आसान है, थोड़ा सा ये याद करना आसान है, ठीक है बच्चों। इसमें आपको एक वर्ड चमक रहा होगा, डेट इज द रेंज, एंड दैट रेंज, वो रेंज क्या है वो आपको पता है, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू फॉर्मूलाज फॉर ट्राइजेक्ट्री। वन इज द कन्वेंशनल फॉर्मूला जो नॉर्मली हमने डिराइव किया है, और दूसरा इज बेसिकली अ फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन रेंज, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बच्चों अब मैं कुछ नोट दूंगा आपको, मतलब कुछ पॉइंट्स दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमें ध्यान में रखना है। एक स्लाइड पड़ी है हमारी, उसी पे करते हैं, चलो। कुछ नोट्स दे रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेसिकली जो आपको याद रखने हैं। रेंज के बारे में ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला है ना, उस फॉर्मूले से ना दो चीजें हमें दिखती हैं साफ साफ। पहली चीज बच्चे ये दिखती है कि रेंज का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो u² होगा, और वो 45 डिग्री के एंगल पे होगा। अब जैसे मान लो किसी बैट्समैन को शॉट मारना है क्रिकेट की बॉल पे, और वो ये चाहता है कि मेरा शॉट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करे एक्स डायरेक्शन में, तो वो कुछ इस तरीके से कोशिश करेगा कि थीटा जो रखेगा वो अपने शॉट का, वो 45 डिग्री रखेगा। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u² रहेगा, और जिस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होगी वो एंगल होगा बच्चे 45 डिग्री। आप इन सारे फॉर्मूलास को अपनी फॉर्मूला लिस्ट में लगाइए और अपने बेड के बगल में चिपकाइए, और रोज इन फॉर्मूलास को देखिए, रोज इन मेरे नोट्स को देखिए बच्चों, ताकि आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज इज इक्वल फॉर टू एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन फैक्ट। अब पता नहीं आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है या नहीं, बट मैं आपको बता दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जो हमारी रेंज है वो दो एंगल्स के लिए सेम होती है, एक थीटा और दूसरा 90 माइनस थीटा। मतलब जैसे मान लो दो बच्चों ने बॉल को प्रोजेक्ट किया, एक ने किया थीटा पे और दूसरे ने किया 90 माइनस थीटा पे। तो जो बच्चा थीटा पे करेगा और जो दूसरा 90 माइनस थीटा पे करेगा, दोनों के लिए रेंज जो है वो सेम होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों रेंज का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, रेंज का आंसर बिल्कुल सेम आएगा अगर मैं एक एंगल को लूंगा 30 डिग्री और दूसरे एंगल को लूंगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, ट्राई करो बच्चों। एंगल 37 डिग्री दे रखा है, तो मैं वैल्यूज लिख देता हूं। cos 37 डिग्री होता है 4/5 और sin 37 डिग्री होता है 3/5। इन दोनों को यूज कर लेना। करो बच्चों ये क्वेश्चन।
45 and 45 exactly, both are कॉम्प्लीमेंट्री। मैं फॉर्मूले भी लिख देता हूं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था बच्चे 2u साइन थीटा बाय जी। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था बच्चे u साइन थीटा का होल स्क्वायर बाय 2g। और रेंज का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी। देखो बच्चों, रेंज सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट बताता हूं। तो पुट करते हैं एक एक करके वैल्यूज। तो 2 टाइम्स यू है 10, साइन थीटा कितना है 3/5 अपॉन जी डेट इज 10। तो ये करेंगे तो 6/5, तो 1.2 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है। एच मैक्स के लिए u कितना है 10 एंड साइन थीटा इज 3/5, तो 10 इंटू 3/5 का स्क्वायर बाय 10 करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36/10 डेट इज 3.6। 3.6 होगा, है ना? सॉरी, नीचे 20 आएगा। हाँ, 1.8 ही होगा। नीचे 2g है ना, तो 20 आएगा, तो ये हो जाएगा 1.8 मीटर्स। ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। पहले का हो जाएगा 1.2 सेकेंड्स। अब आ जाते हैं रेंज पे। तो रेंज का आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू यू स्क्वायर डेट इज 100 इंटू 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 10। तो ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, ये 2 पे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इट्स 12, 12 इंटू 4 इज 48, सो 48/5। तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे आप लोग डेसिमल्स में, तो ये बनेगा 9.6 मीटर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है बच्चों, बिल्कुल बेसिक तरीका है आंसर फाइंड आउट करने का। बिल्कुल बेसिक सवाल है, फॉर्मूले पता है, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसी क्वेश्चन को बच्चों हम दूसरे मेथड से भी करते हैं, मेथड नंबर 2 से। ठीक है, मेथड नंबर 2 से करते हैं बच्चों। मैं ये चाहता हूं आप दोनों मेथड से ये क्वेश्चन करो। देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था, देखो हमने फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया, है ना? ये फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, 2 टाइम्स यू वाई बाई जी। सिमिलरली एच मैक्स का क्या बताया था बच्चे, यू वाई का स्क्वायर बाय 2g। सिमिलरली रेंज का बताया था बच्चे 2 टाइम्स यू एक्स इंटू यू वाई बाई जी। तो मैं ये चाहता हूं आप इन फॉर्मूला से भी आंसर निकालें। तो उसके लिए आप पहले ux और uy लिख लीजिए। तो ux होता है u cos थीटा और uy होता है u sin थीटा। तो जब आप वेलोसिटी को ब्रेक करोगे तो x वाली वेलोसिटी हो जाएगी 8 मीटर्स पर सेकेंड और y वाली वेलोसिटी हो जाएगी 6 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब आप पुट करेंगे 2 टाइम्स u इन y डेट इज 6/10। तो 1 पॉइंट, मतलब आंसर बिल्कुल सेम आएंगे, बस एक तरीका है। 6 का स्क्वायर बाय 20 डेट इज 36/20, 1.8 मीटर्स। 2 इंटू 8 इंटू 6/10, 9.6 मीटर्स। ठीक है, सो इस मेथड से मैं मतलब आपको ये सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि यू शुड डू बाय दिस मेथड। क्योंकि ना थीटा बीटा में कभी फंस जाते हैं हम लोग। जैसे कोई बच्चा ना, मेरे स्टूडेंट्स क्या करते थे, अब 37 डिग्री दे दिया तो वो रेंज में साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेते थे। तो कहते थे सर साइन 2 थीटा हो गया, अब 2 इंटू 37 किया तो 74 डिग्री आ गया। तो सर ये 74 डिग्री कैसे करूं अब मैं, समझ रहे हो बात? तो कई बार ना फॉर्मूले में थीटा बीटा में हम फंस जाते हैं। तो आप बेटर है आप इन फॉर्मूलाज को यूज कीजिए। तो उसके लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा कि दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। ये आपका पहला स्टेप होगा। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप होगा। ये क्वेश्चन करो। चलो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चे ये मैंने लिखा था u कितना था 10 और cos है 4/5, तो ये गया 2 पे, तो 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। चलो बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम। बाय बाय।